निफ्टी की बात करें तो आप कह रहे हैं कि नया रिकॉर्ड तो बन जाएगा, यानी 18,900 के ऊपर जाता हुआ निफ्टी नज़र आएगा। तो जब उसके बाद कहाँ आप 19,200 कह रहे हैं, 200 19,200 के बाद फिर 19,500 कह रहे हैं कि वहाँ पर इस बीच में कहीं पर शायद एक बार को इसे रुकना होगा और फिर वापस एक करेक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल रुकेगा ये वहाँ। करेक्शन कितना डीप हो सकता है, कितना गहरा हो सकता है? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। एक बार ये 19,000 निकल गया, अगर निफ्टी निकल चुका है मान लेते हैं, तो करेक्शन कितना भी आएगा तो भी 18,500 के नीचे करेक्शन नहीं जाएगा। टेम्परेरी करेक्शन होगा, छोटा-छोटा होगा। 18,700 से 800 के रेंज में पहला करेक्शन होगा वहाँ से, और मैक्सिमम 18,500 वहाँ तक जाते-जाते सारे सपोर्ट उठ के ऊपर आ जाएँगे। तो उससे ज़्यादा फिलहाल नहीं। जी। तो मतलब ये कि 18,500 जहाँ पर पहले भी हमारी नज़र थी, अब नया रिकॉर्ड बनने के बाद भी हमारी नज़र लगभग वहीं पे रहनी चाहिए। जी, बिल्कुल। वहीं पे अभी तो ध्यान रखता हूँ। जी। हालाँकि 20 डे मूविंग एवरेज तो अब उससे काफ़ी ऊपर ही आ जाएगा, तो क्या 20 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट नहीं देगा? क्योंकि वो अ, अब ये देखिए कब से, मार्च के बाद से अप्रैल, मई, जून, ये तीसरा महीना है जब 20 डे मूविंग एवरेज टूटा नहीं है ठीक से। थोड़े दिन में जैसा मुझे लग रहा है 19,200 के आसपास जाने के साथ ही 20 डीए में 18,700 टू 800 के रेंज में आ जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पे बेक इन कर रहा हूँ, क्योंकि 18,700 टू 800 का भी रेजिस्टेंस ज़ोन बना हुआ है। वो क्लियर होने के बाद जो आपको डीएमए सपोर्ट मिलेगा, ये जो आपको पुट ऑप्शन सपोर्ट मिलेगा, वो 18,700 18,800 के रेंज में ऑन द वे बैक मिलेगा। इसलिए पहला सपोर्ट वहाँ पे आएगा, और जो बेटर सपोर्ट आएगा 18,500 के आसपास आएगा। तो ये पॉइंट्स हैं। जी। बिल्कुल, तो ये हाल है हमारे सामने निफ्टी का, जहाँ पर हमारे सामने बहुत क्लियर लेवल्स हैं। ऊपर 19,200, 19,500 ये दिखने लगा है अब, और नीचे 18,700, 18,500 ये लेवल्स हैं, जिनको सपोर्ट के लिहाज से ध्यान में रखना है। तो फिलहाल एक निवेशक की नज़र से खरीदारी करनी है, रुकना है, क्या करना है? तो मेरी जो अपनी पोजीशनिंग है, या अपने इन्वेस्टर्स की पोजीशनिंग है, वो समझा देता हूँ अकॉर्डिंगली। मैं वही मेरा व्यू रहेगा। मेरा मेनली मैं लार्ज कैप से कंप्लीटली शिफ्ट कर रहा हूँ, जहाँ-जहाँ मौका मिल रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, या पैसा बनता जा रहा है धीरे-धीरे। दूसरी चीज़, अगर मेरे पास मिड कैप या स्मॉल कैप या माइक्रो कैप भी है, अगर उसमें रिलेटिव वैल्यूएशन स्ट्रेच आ गया है, तो मैं वहाँ से भी निकल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें फर्दर अपसाइड नहीं है, फर्दर अपसाइड है, लेकिन 1 राउंड के लिए उसमें अपसाइड से ज़्यादा डाउनसाइड का रिस्क आ जाएगा, इसलिए मैं वहाँ से भी पोज़ीशन शिफ्टिंग कर रहा हूँ। लेकिन मैं मार्केट से कंप्लीट बाहर नहीं जा रहा, बिकॉज़ मुझे स्मॉल कैप में और लार्ज कैप में, सॉलिड स्टॉक में, जहाँ पे जो लोग अपने ट्रैक करते होंगे, जिसमें अभी तक अपसाइड नहीं आई है, उसमें फ़ॉलो अप रैली आएगी। तो अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स में जहाँ से बुकिंग कर रहा हूँ, मैं उनको रोटेट कर रहा हूँ लार्जली स्मॉल कैप्स में और मिड कैप्स में, जहाँ पे रैली नहीं आई है। रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, सेक्टर में पोटेंशियल है, गवर्नेंस का इश्यू नहीं है, डेट का इतना ज़्यादा इश्यू नहीं है, वैसे जगह में पोज़ीशन शिफ्टिंग कर रहा हूँ। तो लार्ज कैप से कंप्लीट जितना भी अपसाइड आएगा, लार्ज कैप से एग्ज़िट ही लूँगा, खरीदूँगा नहीं। ये तो पक्का है। थोड़े से स्टॉक्स, जैसे अब स्टॉक स्पेसिफिक तो हम नहीं जा सकते, लेकिन बीएफएसआई में थोड़े से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें 10% की डाउनसाइड हो सकती थी। कल परसों के लो के हिसाब से 10% और डाउनसाइड हो सकता है। वहाँ पे माइनस स्टैगर्ड बाइंग मैंने शुरू किया है, स्टैगर्ड फैशन में, मतलब 25-30% का पोजीशन अभी बनाया और फिर बाकी कैश होल्ड कर रहा हूँ। तो लार्ज कैप में बीएफएसआई सेक्टर में थोड़ा शुरुआत है, क्योंकि लार्जली बैंक्स में भी अभी रिस्क ही दिख रहा है, जब जिसमें बहुत रन अप हो गया है, जिसमें नहीं हुआ है या कंसोलिडेशन हुआ है, वहाँ पे अभी पोजीशंस बन सकते हैं। जी। तो मोटे तौर पे आपकी स्ट्रेटजी अभी ये समझ में आ रही है कि लार्ज कैप का हिस्सा घटाते जाना है, जहाँ-जहाँ आपको लगता है कि एक मैच्योरिटी आ गई है प्राइस में, और वो पैसा निकाल कर के मिड कैप, स्मॉल कैप की तरफ ले जाना है। जी, बिल्कुल। जी। लेकिन
लार्ज कैप क्या धीरे-धीरे ऐसे करके पूरा खाली कर देंगे क्या? या आपको लगता है कि अब लार्ज कैप में बहुत ज़्यादा गुंजाइश बची नहीं है? अगर यहाँ से निफ्टी को 20,000 की तरफ जाना है, 22,000 जाना है, 25,000 भी आपका टारगेट है ही अगले कुछ वर्षों में, तो मतलब ये सब लेवल तो लार्ज कैप की बढ़त ही पहुँचाएगी ना? इसमें पॉइंट वैलिड है आपका। लार्ज कैप अगर खाली भी करेंगे, तो हर लेवल पे कितना कैश लेवल क्रिएट करना है लार्ज कैप में, वो इम्पोर्टेंट है। तो इस लेवल पे लार्ज कैप में रफली 10 से 15% तो आराम से कैश लेवल क्रिएट हो जाना चाहिए। 19.5 बिना रुके चला जाए तो 25% का लार्ज कैप में कैश लेवल क्रिएट हो जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ बिना रुके निफ्टी जाने। तो अपना अपना हिसाब से स्टैगर्ड फैशन में लार्ज कैप से एग्जिट लेते रहना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन कौन से स्टॉक में कितना रैली आ चुका है, कहाँ वैल्यूएशन पहुंच चुका है, इसके हिसाब से। लार्ज कैप एंट्री के लिए मार्केट में अगर रनिंग करेक्शन 5% का भी मिलता है, तो लार्ज कैप में आपको 7 to 10% का रूम डाउन साइड पे बन जाएगा, और उसके हिसाब से फिर सेफ्टी नेट बन जाएगा। लेकिन इस लेवल से अगर खिंचता जाता है लार्ज कैप में, तो एग्जिट लेना जरूरी हो जाता है, बिकॉज लार्ज कैप में हम ज़्यादा रिटर्न कितना देखते हैं साल का, 15%, 18%, 20% हुआ तो बहुत है इतना लार्ज कैप का रिटर्न। इसलिए वहाँ पे सेफ्टी लेना ज़्यादा जरूरी है। मिड कैप में चूंकि हम लंबा रिटर्न थोड़ा सा 20-25% के रेंज का देखते हैं, इसलिए वहाँ पे रूम बेहतर है। जी। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पर हम बैंकिंग सेक्टर पे भी निगाह डाल लेते हैं और जो बैंक इंडेक्स कह रहा है अपना निफ्टी बैंक, वो क्या कह रहा है? निफ्टी बैंक में तो एक थोड़ा दबाव बन ही गया था और उस दबाव के बाद ये गुरुवार की आप कैंडल देखिए किस तरह से एक बड़ी सी लाल कैंडल बनी हुई है और उसके बाद कल की हरी कैंडल बनी है, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज पार नहीं हो पाया है। ये जो कैंडल पैटर्न है, इसे क्या तकनीकी भाषा में कुछ खास नाम भी दिया जाता है? शायद अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ तो प्रेग्नेंट लेडी ऐसा कुछ नाम है क्या इस कैंडल पैटर्न का, जो लाल कैंडल बड़ी वाली है और उसके बाद जो हरी कैंडल छोटी है? मेरी लिमिटेड नॉलेज है उसमें, एटलीस्ट कैंडल का ये नाम तो मैंने नहीं देखा यहाँ पे। हालांकि मोस्टली आप यही कह लीजिए कि ये थोड़ा सा राउंडिंग टॉप का सिचुएशन बन रहा था निफ्टी बैंक में, जो काफी पहले से हम रीड कर रहे थे। और राउंडिंग टॉप का जब करेक्शन शुरू होता है, तो पहले हमें ये देखना पड़ता है कि क्या इंडेक्स या स्टॉक का रेंज में फंस गया है। तो जो मुझे दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, वो ये है कि अगर अगले 3 दिन से 4 दिन में, रफली अगर 3 दिन से 4 दिन में निफ्टी बैंक का लेवल 44,300 के ऊपर नहीं गया 3 से 4 दिन, तो मोस्ट लाइकली ये भी रेंज में फंस जाएगा। तो टू बी ऑन द सेफर साइड 44,500 रख सकते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि रेंज में फंसने वाला और डिस्ट्रीब्यूशन में जाने वाला सिचुएशन बनने लगे, जब तक 44,500 नहीं। तो मोस्टली ये कंसोलिडेशन का थोड़ा सा रनिंग करेक्शन का इंडिकेशन है। बाकी कैंडल क्या टाइप है, इसका तो मुझे आइडिया नहीं। चलिए यहाँ पे एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी साथ में लगा करके देख लेते हैं। और ये रिट्रेसमेंट क्या कह रहा है कि एक बार तो 43,000 के आसपास चले जाना चाहिए? 43,000 नहीं भी तो मैंने फिलहाल लेवल को रखा हुआ है 43,200 विथ जी 43,000 एक्सटेंडेड इंट्राडे सपोर्ट। लेकिन मोस्टली मैं जो मेरा लेवल जो मैं वॉच कर रहा हूँ, हमें सॉरी मैंने क्या, हाँ 43,150 के नीचे हमें क्लोज नहीं चाहिए, दैट्स ऑल। मुझे निफ्टी बैंक में देखना है। अगर जी वो नहीं मिलता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इंट्राडे 43,000 गया भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जी 43,150 के नीचे अगर निफ्टी बैंक का क्लोज आया, तो शायद मेरा व्यू चेंज होगा फॉर रीटेस्ट और फॉर टेस्ट ऑफ 200 डीएमए। अब वो अभी 47,800 है, वो पढ़ के हो सकता है कि 42,000 की तरफ आए, जी लेकिन उससे पहले व्यू चेंज नहीं होता है। जी। और रिट्रेसमेंट भी मैंने लगाया तो उसमें 38.2% रिट्रेसमेंट, वो भी 42,250 के आसपास है। हाँ वहां तक हो सकता है जी 42,000। मतलब एक लेवल ये कि या तो ये 23.6% के थोड़ा ऊपर अगर वहीं पे सपोर्ट मिल गया तो ठीक है,
और नहीं तो एक बार को ये 38.2% के थोड़ा ऊपर नीचे वहाँ तक जाना, ये एक संभावना बन जाएगी। करेक्ट, वहाँ तक बन सकता। जी। अब मिड कैप इंडेक्स की जहाँ तक बात है, आपने शुरुआत में ही कहा कि लार्ज कैप से पैसा निकाल करके मिड कैप में ले जाना है, लेकिन ये जिस तरह से इसमें चाल दिख रही है, निफ्टी मिड कैप का चार्ट सामने देखिए, मतलब इसको देख के तो कोई कहेगा कि नहीं, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होता ही नहीं है, ये गप्पाजी है कि शेयर बाजार ऊपर नीचे होता है, शेयर बाजार सिर्फ ऊपर जाता है। निफ्टी मिड कैप तो इंडेक्स तो यही कह रहा है ना। मेरे स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा केयरफुली समझिएगा। मिड जी कैप स्मॉल कैप में रैली बहुत आ गई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, लेकिन वहाँ पे पोजीशन अभी भी बनाने का रूम है, बिकॉज मिड कैप में अभी भी इंडेक्स में 7-8% का राइज हो सकता है, स्मॉल कैप में 10-12% का राइज हो सकता है। तो अभी भी वहाँ पे रूम है, बहुत सारे स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया है और उसमें फंडामेंटल्स अच्छे हैं। तो अगर मूवमेंट है तो स्टॉक स्पेसिफिक ये बिल्कुल क्लियर रखना है, जनरल मिड कैप या जनरल स्मॉल कैप में मूवमेंट नहीं। स्टॉक्स पिकिंग करनी है, स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं और उसमें मूव करना है, तो उसमें आपको कैचअप रैली मिलेगी। तो अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में मैं जाने की बात कह रहा हूँ, तो वहाँ पे कह रहा हूँ जहाँ पे कैचअप रैली पेंडिंग है और फंडामेंटल्स का कोई इशू नहीं है, लास्ट क्वार्टर के परफॉर्मेंस का कोई इशू नहीं है, सेक्टर में टेलविंड है, वैसे जगह में गवर्नेंस का कंपनी में इशू नहीं हो, वैसे जगह जाने की बात है। जी। अब चूंकि ये निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जो है, मिड कैप 100, ये मतलब नीले आसमान में जा चुका है, तो नया टारगेट क्या होगा ये समझना जो है, ये ज़रा टेढ़ी खीर हो जाती है। एक कोशिश कर रहा हूँ कि जो पिछली चाल बनी थी उसी को रेप्लिकेट अगर कर दें, तो क्या ये सूरत बनती है कि ये लगभग 36,700 के आसपास चला जाए। क्लोज है 35,000 के आसपास का। हाँ, 35,000। यहाँ से आप मान के चलें कि ऑलमोस्ट 8 to 10% का राइज और बचा हुआ है जी। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में, 8 to 10%, लेकिन वन राउंड नहीं होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो तो रहा है। 35 में आप 3.5 और जोड़ दीजिए, तो 38 38.5 का टारगेट बन जाता है फिर तो। हाँ, एग्जैक्ट तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन 38 से 39 का जो रेंज है, यहाँ तक जाने के चांसेस हैं, इनफैक्ट 40 तक एक्सटेंड होने जी, के भी चांसेस हैं। मतलब ये कि जो मैंने फॉर्मूला एक निकाला कि पिछली चाल को रेप्लिकेट कर दे, आप कह रहे हैं कि नहीं, तेजी तो उससे भी थोड़ी आगे तक जा सकती है। जा सकते। जी। और क्या स्मॉल कैप भी कुछ ऐसी ही कहानी कह रहा है? स्मॉल कैप को तो अभी अपना पिछला रिकॉर्ड पार करना बचा हुआ है। स्मॉल कैप हमेशा थोड़ा लेट जाता है, और जब उसमें फायरी रन आता है तो जरूरत से ज़्यादा आता है। और स्मॉल कैप का फायरी रन आने के लिए एक आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है, वो ये है कि इंटरेस्ट रेट सॉफ्टर बायस की तरफ हिट करना चाहिए। उसमें अभी टाइम है, इसलिए मैं स्मॉल कैप जाएगा 12,000 का, जिसका प्रीवियस हाई था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है रफली। यस, हाँ, उतना रिटेस्ट हो जाएगा, लेकिन उससे बाद का फायरी रन हो सकता है आपको अक्टूबर तक देखने के लिए मिले। जो आपको जुलाई तक मिड कैप देखने में मिलेगा, वो हो सकता है आपको स्मॉल कैप में अक्टूबर तक देखने को मिले। यानी अक्टूबर तक निफ्टी स्मॉल कैप का नया रिकॉर्ड 12,000 के ऊपर। बनना तो चाहिए। जी, अच्छी बात है। तो ये आशाएं जो हैं अब वो मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ ज़्यादा बन रही हैं, ये एक साफ साफ तस्वीर उभरती हुई। आईटी क्षेत्र की बात कर लें, आईटी में क्या बन रहा है? यहाँ पे तो कुछ लग रहा है कि अब जो पिछला कंसोलिडेशन था, बड़ा कंसोलिडेशन, उसके बाद फिर एक रिकवरी, और अब उस रिकवरी के अंदर का एक करेक्शन और फिर कंसोलिडेशन चल क्या रहा है यहाँ पे? देखिए, आईटी इंडेक्स में अभी भी बहुत क्लैरिटी नहीं है मूवमेंट की कि बॉटम बन गया है। इसके लिए हमें 2 क्वार्टर के रिजल्ट लगेंगे। देखिए, लास्ट क्वार्टर रिजल्ट के बाद मेरा ये डिसीजन क्लियर था कि डिस्पाइट स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हो सकते हैं, आईटी एज ए सेक्टर मेरे बाइंग रेंज से अभी निकल चुका है, तो सेक्टर एक्सपोजर मेरा ज़ीरो है। इसलिए नहीं, वो स्टॉक नहीं चलेगा। आप देखेंगे तो उसमें भी छोटे-छोटे स्मॉल कैप या जिनका एक्सपोज़र यूएस से ज़्यादा
डोमेस्टिक है या फिर टुवर्ड्स यूरोप है, उसमें चाल आई है, ऐसा है कि नहीं नहीं है कि नहीं आई। लेकिन अगर मुझे सेफ्टी नेट देखना है तो आईटी में इन्फॉर्मेशन स्कैर्सिटी है, थोड़ी-सी ओपेसिटी है, जिसके कारण मुझे यहाँ से 6 महीना 1 साल का कम से कम व्यू नहीं दिख रहा है और इसलिए वहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू लेना थोड़ा मुश्किल हो गया है। मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि आईटी में 2 क्वार्टर का और रिज़ल्ट चाहिए हमें क्लैरिटी आने के लिए कि कितना पेन है सेक्टर में। वो अभी तक क्लियर नहीं है। जब तक 1-2 क्वार्टर का और रिज़ल्ट नहीं हो जाएगा या अगर 1 क्वार्टर का भी मान लेते हैं कि रिज़ल्ट हो गया और उसके बाद हमें वहाँ पे थोड़ा व्यू देखने को मिल गया, तो थोड़ा हमें इंडिकेशन मिल सकता है। अब दूसरी चीज़ मुझे आईटी में ये दिख रहा था और अ, शायद ये डेटा पॉइंट आप कह सकते हैं कि कल का जो लो है ना, वो थोड़ा-सा क्रूशियल हो जाएगा आईटी इंडेक्स के लिए। क्योंकि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कल का लो के नीचे क्लोज़ मिला और ख़ासकर जो आपका 23rd जून नहीं सॉरी क्या डेट है 9th जून 9th जून का जो कैंडल का लो है उसके नीचे क्लोज़ मिला तो एक मुझे बेट लेना पड़ेगा कि शायद ये जो रैली आई है ये शॉर्ट कवरिंग इन नेचर है और यहाँ पे शायद रैली फिज़ल आउट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे और लोअर लेवल्स आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएँगे। थोड़ी-सी डाइकोटॉमी हमें प्ले करनी पड़ेगी क्योंकि ये इंडिकेशन हमें नैस्डैक में नहीं मिल रहा है। तो देखिए हर बार जो होता है ना, हर बार जो होता है उसमें फंडामेंटल रीज़न कुछ और होते हैं। तो मैं जब अपने अगर आईटी एज़ अ इंडस्ट्री मेजर आईटी एज़ अ इंडस्ट्री देखता हूँ, तो हमारा मेजॉरिटी ऑफ आईटी इंडस्ट्री एज़ सर्विस प्रोवाइडर है। हालाँकि ये नेचर यूएस के आईटी इंडस्ट्री का नहीं है, वहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत होता है। तो शायद ये जो मिक्स का डिफरेंस है, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हमारे आईटी इंडेक्स थोड़े लैगार्ड रहें जब तक उधर में जेरेमी पावेल बिल्कुल इंटरेस्ट रेट हाइक पे पॉज़ नहीं लगा दे। अभी तो वहाँ पे उस पे भी क्लैरिटी नहीं है, हो सकता है कि 1 या 2 राउंड का और टोटल मिला के 50 बेसिस पॉइंट का और राइज़ बचा हो। उनको ना क्लैरिटी है और ना हमें क्लैरिटी है। तो 50 बेसिस पॉइंट का भी अगर राइज़ बचा हुआ है, तो बैंकिंग सिस्टम का डैमेज खत्म नहीं होगा वहाँ पे और बैंकिंग सिस्टम का डैमेज खत्म नहीं होगा, तो हमारे आईटी इंडेक्स पे प्रेशर बना रहेगा। ये भी बिल्कुल क्लियर है। तो ये आने वाला 2 क्वार्टर रिज़ल्ट ही समझाएगा कि क्या वहाँ के बैंकिंग सिस्टम का पेन खत्म हो गया या अभी उसको आर्टिफ़िशियली मैनेज किया जा रहा है, आने समय में और वहाँ पे पेन बढ़ेगा। जब तक इसकी क्लैरिटी नहीं है, आईटी सेक्टर पे फंडामेंटल व्यू लेना मुश्किल हो गया है। ट्रेडिंग व्यू लिया जा सकता है, जो हम ले भी रहे हैं कि जब जैसा पोज़ीशन बनता है, स्टॉक स्पेसिफिक ले सकते हैं, इंडेक्स स्पेसिफिक ले सकते हैं। तो आईटी एज़ अ सेक्टर फिलहाल इन्वेस्टमेंट से आउट है, ट्रेडिंग के लिए इन है, जैसा-जैसा व्यू बनता जाएगा, लेवल्स बनते